हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। महेश बर्नवाल से हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। तो इस सीरीज़ में हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो क्षेत्रफल के अनुसार ये सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। ये क्वेश्चन पिछले में डिस्कस कर लिया था। तो 101 से शुरुआत करते हैं। अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो अटाकामा डेजर्ट ये चिली में स्थित है। और रबल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब में स्थित है। और इसके अलावा हमद और नाफूद, हमद और नाफूद ये दोनों मरुस्थल भी सऊदी अरब में ही हैं। अगला देखते हैं। ये सुमेलित करना है। ये कुछ मरुस्थल दिए गए हैं और वो किस देश में स्थित है उससे सुमेलित करना है। तो जो गिब्सन है वो ऑस्ट्रेलिया में है। गोबी मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है। तो यहाँ पर चाइना भी दिया गया है और मंगोलिया भी दिया गया है। तो इसको मंगोलिया के साथ मिलाएंगे क्योंकि एक ऑप्शन तकला मकान भी है या तकला मकन भी है जो कि फुल्ली चाइना में स्थित है, तो उसको चाइना से मिला देंगे। और कालाहारी ये बोत्सवाना में है। तो देख लीजिए कौन सा इसका ऑप्शन होगा, पहले का डी, यानी कि का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में सही सुमेलित नहीं है। तो दस्तेलुट ईरान ये सुमेलित है। पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना में है। और ग्रेट सैंडी ये अमेरिका में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में तो पहला और दूसरा सुमेलित है, तीसरा सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन से हैं? स्टुअर्ट स्टोनी है, सिम्पसन है, बाबर्टन है, ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन ऊपर डिस्कस किया। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख मरुस्थल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रवाल द्वीप हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो ये प्रवाल द्वीप नहीं है क्योंकि जो हमारा हिमालय पर्वत है ये उसी का एक्सटेंशन है। हवाई द्वीप ये ज्वालामुखी द्वीप है तो ये भी नहीं होगा। लक्षद्वीप ये लक्षद्वीप मेनली ये प्रवाल द्वीप है। इसके अलावा लक्षद्वीप के पास में ये जो मालदीव देश अलग है, ये भी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो आइलैंड्स हैं वो भी प्रवाल द्वीप ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल संधियां दो जल राशियों को अलग करती हैं तथा दो स्थल खंडों को जोड़ती हैं। तो ये कथन गलत है। जल राशियां दो जल राशियों को जोड़ती हैं जबकि जो दो स्थल खंड होते हैं उनको अलग करती हैं। तो पहला गलत है। दूसरा है जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो दूसरा सही है। पूछा गया है कि सत्य कथन, तो इसका दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। मलक्का जल संधि किसको किसको जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। तो ये सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। जावा सागर एवं हिंद महासागर। तो जो सुंडा स्ट्रेट है वो सुंडा ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। तो ये अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। भूमध्य सागर की जिसको कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर हो जाएगी इसमें। और लाल सागर और अरब सागर, तो यहाँ पर बाब अल मंदेब है जो कि लाल सागर और अरब सागर जो कि अदन की खाड़ी को भी जोड़ती है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाब अल मंदेब। पूछा गया बाब अल मंदेब जल संधि किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, और अगर अदन की खाड़ी ऑप्शन ना दिया गया हो तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से ये कौन जोड़ता है? और उसके बाद ये है अरब सागर को पर्शियन गल्फ से, जो कि हरमूज हो जाएगा लाल सागर और अरब सागर को। तो बाबल मंदेब ही होगा लाल सागर अरब सागर को, लेकिन अरब सागर का ही एक पार्ट है अदन की खाड़ी। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन दोनों ऑप्शन एक साथ दिए गए तो अदन की खाड़ी से लगाएंगे, लेकिन अगर अदन की खाड़ी नहीं दिया गया तो अरब सागर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील। तो लेक बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। वान झील विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। और टिटिकाका ये सबसे ऊंची झील है, ये बोलीविया में है।
साउथ अमेरिका का एक देश है बोलीविया, वहाँ पर ये झील है टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील। और विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ठीसो सिकुरु, जो कि तिब्बत में है। आयर लेक, देवताल, देवताल इंडिया की सबसे ऊंची झील है। टिटिकाका सबसे ऊंची नौगम्य झील है। और नॉर्मल अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची झील, तो ठीसो सिकुरु, जो कि तिब्बत में है। अगला प्रश्न है कि कैस्पियन सागर से लगे हुए देश हैं, तो इसके लिए एक कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमिस्तान, ये हैं। तो इसको मैंने अपने नाम से याद किया है, तारिक, TARI। वैसे मेरे नाम में क्यू है, लेकिन मैंने के से याद कर लिया है। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, इंडिया और कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है, जो कि अमेरिका में है। अगला देखते हैं। विक्टोरिया झील, ये आपको पता है, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो विक्टोरिया झील है, ये युगांडा, तंजानिया और केनिया की सीमा बनाती है। और मिशिगन, ये अमेरिका में पूरी तरीके से स्थित है, क्योंकि जो 5 झीलें हैं, ओंटारियो, ह्यूरॉन, इरी और मिशिगन और सुपीरियर, ये 5 झीलें हैं जो अमेरिका और कनाडा के पास में स्थित हैं, जिसमें से जो 4 झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं, और जो मिशिगन है वो पूरी तरीके से अमेरिका की टेरिटरी में स्थित है। तो अगला प्रश्न ही यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर स्थित झील है। तो इसका जो मैंने न्यूमोनिक्स बनाया है, वो बनाया है कि होम्स, होम्स में एम नहीं, तो एम से मिशिगन होती, ये नहीं होगा। ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी और सुपीरियर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर ओंटारियो 2 बार हो गया, तो ये सुपीरियर होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि जा करके रेड सी में गिरती है। और अगला देखते हैं। आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, तो अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, दक्षिणी अमेरिका की ये नदी है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है? तो कोलोराडो नदी है। मिसौरी नदी, मिसिसिपी नदी, ये 2 नदियां मिलकर के सबसे बड़ा रिवर सिस्टम बनाती हैं। सॉरी, रियो दी ग्रांडे होगी इसका आंसर, कोलोराडो नहीं होगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, ये रियो दी ग्रांडे होगी। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अगला देखते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ऑयल नदी या तेल नदी के नाम से जानी जाती है? ऑयल रिवर या तेल नदी के नाम से जानी जाती है? तो नाइजर नदी इस नाम से जानी जाती है। ये गिनी की खाड़ी में गिरती है, जो अफ्रीका का ये वाला पार्ट है, ऐसे करके कुछ अफ्रीका है, तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी है, तो यहीं पर ये गिरती है। और भारत की वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये इसकी खासियत है। लूनी नदी जो होती है, ये कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती है, कहीं पर समुद्र में नहीं पहुंच पाती है, इसकी खासियत है। नर्मदा नदी ये एस्चुरी बनाती है। और सोन नदी, तो इसकी जो रेत है उसमें सोना पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा। अगला प्रश्न है, एक दीर्घ काल में जलधारा की उत्पत्ति व विकास को अपवाह तंत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये सही कथन है। दूसरा है, जलधारा की स्थानिक व्यवस्था को अपवाह प्रतिरूप कहते हैं, तो दोनों कथन सही है। पूछा गया इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। हिमालय पर्वत की नदियां जालीनुमा प्रतिरूप बनाती हैं, तो सही है। अगर ऐसे हम हिमालय मान लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारी नदियां निकलती हैं ऐसे ऐसे करके, और आगे जा करके एक दूसरे में मिलती चली जाती हैं, तो इसी को जालीनुमा प्रतिरूप बोलते हैं। और
फिर है कि आयताकार प्रतिरूप में सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं, तो ये भी सही है कि एक मुख्य नदी होगी, उससे अगर जो नदी मिलने वाली वो आयताकार समकोण पर मिलती है मुख्य नदी से, ऐसे करके कुछ। और अमरकंटक एवं पारसनाथ की पहाड़ियों की जो नदियां हैं उनका प्रतिरूप अभिकेंद्रीय है। अभिकेंद्री का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से नदियां आए और किसी एक झील में गिर जाएं या किसी एक जगह पर आकर के मिल जाएं, तो ये होता है अभिकेंद्रीय। तो ये कथन गलत है, क्योंकि अमरकंटक और पारसनाथ की जो नदियां हैं उनका जो स्वरूप है अपकेंद्रीय है, अपकेंद्रीय। तो जो अभिकेंद्रीय नदियां जो रेगिस्तान की बहुत सारी लेक है उनमें जो चारों तरफ से आकर के, जैसे सांबर लेक हो गई, चारों तरफ से आकर के नदियां गिरती हैं, या तिब्बत के पठार के आसपास जो नदियां हैं वो सारी नदियां ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करती हैं, ऐसा प्रतिरूप दर्शाती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां यथा नर्मदा ताप्ती समानांतर प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, तो आपको पता ही होगा, सही है ये भी। इसमें पूछा गया असत्य कौन सा है, तो सी असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर महासागरीय नितल मैदान विस्तृत है, तो यह कथन सत्य है। प्रशांत महासागर क्षेत्र की तुलना में अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार अधिक मिलता है, तो ये गलत है। सबसे ज्यादा जो महासागरीय मैदान नितल मैदान मिलते हैं वो प्रशांत महासागर में मिलते हैं, और अटलांटिक महासागर में कटक ज्यादा मिलते हैं। तो पूछा गया है कि असत्य कथन जो दूसरा है इसमें वो असत्य है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो 11,000 किलोमीटर लगभग गहरा है ये विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। और ये जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, ये उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्लसबर्ग कटक स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है और ये लगभग अरब सागर को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारण हैं पृथ्वी का परिभ्रमण तथा गुरुत्वाकर्षण है, सागरी जल का ताप ये भी है, सागरी जल की लवणता। तो ये तीनों कथन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों। पृथ्वी का परिभ्रमण कैसे होगा, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो पानी किधर जाएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए। सागरी जल का ताप, जैसा कि आपको पता है गर्म जल ठंडे जल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो, और सागरी जल की लवणता, जो जहां पर लवणता अधिक होगी वहां पर कम लवणता से पानी वहां पर आएगा उसको बैलेंस करने के लिए, तो ऐसे सागरी धाराओं की उत्पत्ति होगी। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। पहला है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करती हैं, तो ये सही है। गर्म जलधाराएं अपने साथ लाने वाली आदतों ने यहाँ पे आर्द्रता होगा, आर्द्रता से वर्षा करती हैं, तो ये भी सही है, लेकिन ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है कि निम्न में असत्य कथन है, बेंगुला जलधारा के कारण कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है, तो ये सही है। बेंगुला ठंडी जलधारा है, तो ये अपने साथ नमी नहीं लाती है, इसकी वजह से जो कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में, उसका निर्माण हुआ है। ठंडी तथा गर्म जलधाराओं के मिलन क्षेत्र मत्स्यन के प्रमुख क्षेत्र होते हैं, तो जहाँ पर ये ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, तो वहाँ पर ठंडी जलधारा से ग्लेशियर से साफ पानी आता है, गर्म जलधारा से वहाँ पर जो प्लवक हैं, जल प्लवक, उनकी उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए खाद्य है, इस वजह से ये प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं। गल्फ स्ट्रीम के द्वारा भूमध्य रेखा से लाई गई मछलियों के कारण ग्रांड बैंक एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र बना। ग्रांड बैंक ये अमेरिका का जो पूर्वी तट है वहाँ पर ये स्थित है, और यहाँ पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, ये दोनों जलधाराएं मिलती हैं। लेकिन गल्फ स्ट्रीम अपने साथ मछलियां लाती नहीं है, बल्कि गर्म जलधारा लाती है, वो वहाँ पर वैसी कंडीशंस बनती हैं जिसकी वजह से ये प्रमुख मत्स्य क्षेत्र बना है, तो यही एक असत्य कथन है। ठंडी एवं गर्म जलधाराओं के मिलने के कारण कोहरा उत्पन्न होता है, जो
जलयान के यातायात में बाधा डालता है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में ठंडी जलधारा नहीं है, तो क्यूराइल जलधारा ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया जलधारा ये भी ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा ये भी ठंडी, अल नीनो ये गर्म जलधारा है। तो ये कहाँ कहाँ पर बहती हैं? जो क्यूराइल जलधारा है तो आप देखेंगे ये यूरोप का एक्सटेंशन है, एशिया का पार्ट, और यहीं पर ये कुछ अलास्का का ऐसे करके कुछ पार्ट है, तो ये यहाँ पर ऐसे फ्लो करती है। और जो एक मिनट, हाँ, और कैलिफोर्निया जलधारा तो अमेरिका का जो उत्तरी अमेरिका का ये कुछ ऐसे करके उत्तरी अमेरिका, तो ये जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है यहाँ पर ये फ्लो करती है। और हम्बोल्ट जलधारा जिसे पेरू जलधारा भी कहते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका का जो नीचे वाला पार्ट है कुछ ऐसे करके वो भी है, तो उस पर ऐसे फ्लो करती है दक्षिण से इक्वेटर की साइड में। निम्न में गर्म जलधारा नहीं है, 3 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अलास्का की धारा, क्यूरोशियो की धारा और कनारी करंट। तो इसमें अलास्का की धारा और जो क्यूरोशियो जलधारा है ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं, जबकि जो कनारी करंट है जो कि यूरोप का जो पार्ट है और अफ्रीका का जो पार्ट है, तो यूरोप के साइड से अफ्रीका की तरफ आती है अटलांटिक ओशियन में, तो ये ठंडी जलधारा है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, जबकि सॉरी बी हो जाएगा जिसमें केवल 3। अलास्का तो जहां पर ये क्यूराइल जलधारा बहती है उसी के नीचे अलास्का वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा उसके आप पूर्व में देखोगे वहां पर बहती है। और क्यूरोशियो जलधारा ये आपकी जो जापान का तट है उसके सहारे बहती है इक्वेटर से उत्तर के साइड में। अगला प्रश्न है 131, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। उष्ण कटिबंधों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के जो पश्चिमी भाग हैं वो पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, तो ये कथन सही है। अगला कथन है कि समशीतोष्ण कटिबंधों में पछुआ पवनों के कारण पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहते हैं, तो ये दोनों कथन सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि निम्न में असत्य कथन है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं, सही कथन है। सागरीय जल की लवणता सैलिनोनेक्टर से नापी जाती है, यह भी कथन सही है। अधिक लवणता वाला सागर जल्दी जमता है, तो ये गलत है, अधिक लवणता वाला सागर देर से जमता है। सागरीय लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है, ये भी सही होता है। तो पूछा गया सत्य कौन सा है, तो जो ऑप्शन सी है ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में असत्य कथन है। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम होती है, तो वो सही है ये। और लवणता को नदियों के द्वारा महासागरों तक पहुंचाया जाता है, तो महासागर से ये जो नदियां होती हैं महासागरों तक साल्ट को पहुंचाती हैं। बहुत सारे लवण जो मिट्टी में घुले होते हैं उनको इकट्ठा करती जाती हैं और धीरे धीरे समुद्र में ले जाती हैं। तो दोनों इसमें सत्य हैं। पूछा गया असत्य कौन सा है, तो ना पहला असत्य है ना तो दूसरा। और ये सागरीय लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड का होता है, तो ये लगभग 78% योगदान देते हैं सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, ये मैंने इसलिए बता दिया 78%, वैसे तो कभी नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कभी कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए उसमें पूछ लिया जाए, वरना नॉर्मली ऐसे पूछ सकते हैं प्रश्न कि सोडियम क्लोराइड जो समुद्र की लवणता होती है उसके आधे से अधिक के लिए उत्तरदायी है या आधे से कम के लिए उत्तरदायी है, ऐसे करके अगर स्टेटमेंट आता है तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 78% यानी कि आधे से अधिक या लगभग जो 3/4 है उसके लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण दिए गए हैं। भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण के कारण अत्यधिक लवणता पाई जाती है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि हालांकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर सूर्य प्रकाश रहता है और सबसे ज़्यादा वहाँ पर वाष्पीकरण भी होता है, लेकिन वहाँ पर रोज़ाना जैसा कि आपको पता है दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर
लवणता नहीं पाई जाती, क्योंकि निरंतर वहां पर स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। आप 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बाद अगर महासागरों में देखेंगे तो सर्वाधिक लवणता वहां पर पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्यतः लवणता में कमी आती है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए, हालांकि आप इक्वेटर से अगर 10 डिग्री तक जाएंगे तो पहले बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर सामान्यतः वो घटता ही जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए गलत है और आर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवाल भित्ति के संबंध में ये कथन दिए गए हैं और बताना है आपको कौन से इसमें से सत्य कथन है। पूछा गया है कि इनका विस्तार मुख्यतः उष्ण कटिबंधों में देखने को मिलता है। तो ये सही है। लगभग 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में, ये लगभग की बात हो रही है, एग्जैक्ट में नहीं है, 28 तक 30 तक भी पाई जाती है कहीं कहीं पर, लेकिन ये नॉर्मल है। ज़्यादातर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इसी रेंज में मिलेंगे आपको, दक्षिणी 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। इनके विकास के लिए औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये भी सही है। पूर्ण स्वच्छ जल प्रवालों के विकास के लिए उपयुक्त होता है, तो ये गलत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रवाल भित्तियां समुद्र में पाई जाती हैं, जो कि सलाइन वाटर होता है, तो पूर्ण स्वच्छ जल में ये विकसित नहीं हो पाएंगी। इनके लिए जो लवणता है वो 25 ग्राम प्रति हजार से लेकर के लगभग 30 ग्राम प्रति हजार होना चाहिए सैलिनिटी। तो इसमें सत्य कथन पूछा गया, पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है। और इनकी गहराई भी आपको याद रखना है, लगभग ये तट के सारे छिछले तट में पाई जाती है, 200 से 300 फीट गहराई में। ये अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों का प्रतिशतता के अनुसार घटता क्रम है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%, और उसके बाद ऑर्गन पाई जाती है 0.93%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो यही 4 दी गई हैं, 5 दी गई हैं, हाँ 4 गैसें दी गई हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय परतों का ऊंचाई के अनुसार बढ़ता क्रम है। एक सेकेंड मिटा देता हूं ये। हाँ, तो वायुमंडलीय परतों की बात हो रही है, तो सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, फिर होता है मध्य मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है वायुमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वैसे नॉर्मली इसकी ऊंचाई नहीं पूछी जाती है कि कहाँ पर कितनी ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेटर के ऊपर क्षोभ मंडल ज़्यादा ऊंचाई तक है, और समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, और आयन मंडल यहाँ से जो रेडियो वेव्स होती हैं ये बाहर आती हैं, वापस लौटती हैं। तो एक दो जो इनके बारे में फैक्ट है वो पता होने चाहिए। नॉर्मली ऊंचाई नहीं पूछी जाती कि किस ऊंचाई तक ये विस्तृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सूर्यतप की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर उसकी प्राप्ति निर्भर करती है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं कि जो पृथ्वी पर सूर्यतप की मात्रा प्राप्त होती है या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो सूर्यतप प्राप्त होता है वो किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। तो धरातल पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का झुकाव, तो इस पर निर्भर करता है। सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा सीधी होंगी उतना ज्यादा सूर्यतप प्राप्त होगा प्रति इकाई पर भी और ओवरऑल भी। दिन की लंबाई, तो इसका सीधा संबंध है कि धूप की अवधि कितनी है, कितनी देर तक सूरज निकला रहता है, तो इस पे भी निर्भर करेगा। वायुमंडल की पारगम्यता, अगर धुंध छाई हुई है, अपारगम्य वायुमंडल है या कम पारगम्य है, तो सूर्य तब बहुत कम प्राप्त होगा। तो इन तीनों के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सौर विकिरण के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहा जाता है, तो सही है। अगला है, हिमाच्छादित सतह की अपेक्षा मरुस्थलीय सतह का एल्बिडो नहीं, एल्बिडो होगा, एल्बिडो अधिक होता है। तो एल्बिडो जितना ज्यादा परावर्तन होगा उतना ज्यादा एल्बिडो अधिक होगा। तो हिमाच्छादित सतह जो होगी वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तो एल्बिडो उसका ज्यादा होगा। तो दूसरा वाला जो कथन है वो असत्य है।
और इसमें पूछा ही गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा इसमें असत्य है, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य कथन है। सामान्यतः पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, तो सही है। यदि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में भी वृद्धि हो तो तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं इसे, तो सही है। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान घटता जाता है, लेकिन क्या होता है कि अगर तापमान में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं तापमान का प्रतिलोमन। स्वच्छ आकाश, शुष्क वायु व मंद समीर तापमान प्रतिलोमन की उपयुक्त दशाएं हैं, तो ये भी सही है। तीनों इसमें सही है। पूछा गया असत्य कथन, तो डी, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ की चोटी से घाटी की ओर चलने वाली हवाओं को एनाबेटिक पवन कहते हैं, तो ये गलत है, कैटाबेटिक पवन कहते हैं। और घाटी से पहाड़ की चोटी की तरफ चलने वाली हवाओं को कैटाबेटिक पवन कहते हैं, तो ये भी उल्टा दिया गया है, ये एनाबेटिक होगा। तो इसमें पूछा गया सत्य कथन, तो इसमें कोई सा भी सत्य नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि दिन में क्या होता है कि सूर्य जो पहाड़ की या चोटी की जो ढाल होती है, मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, तो सूर्य जो होता है इसके ऊपर जल्दी पड़ता है, इन ढालों के ऊपर सूर्य की रोशनी जल्दी पड़ती है, तो ये जल्दी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु हल्की हो जाएगी, तो नीचे से वायु ऊपर की ओर चलेगी दिन में। और रात में क्या होता है कि ऊपर जल्दी ठंडी हो जाती है वायु, तो ऊपर से फिर नीचे की ओर वायु चलती है, तो ये याद रखिएगा। कैटाबेटिक क्या होता है कि पहाड़ की जो चोटी है उससे घाटी की ओर चलती है, ऊपर से नीचे की ओर, उसको कैटाबेटिक बोलते हैं, और नीचे से जो ऊपर चलती है वो एनाबेटिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में सत्य कथन है वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर हवाओं का दबाव होता है, तो ये सही है। और यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टिका हुआ, ये भी सही है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है, तो ये भी सही है। इसको मिलीबार में मापते हैं, इसकी इकाई जो है मिलीबार है। सत्य कथन पूछे गए तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना संकेत करता है, तो ये वर्षा का संकेत करता है। और अगर बैरोमीटर का जो पठन है वो अचानक से गिर जाता है तो वो तेज तूफान का संकेत है। इसके अलावा अगर बैरोमीटर का पठन धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है तो वो चक्रवात और साफ मौसम का संकेत है। गर्मी का इससे कोई लेना देना नहीं, ये टेम्परेचर को नहीं मापता है। अगला प्रश्न है, दिन के समय स्थल के गर्म हो जाने के कारण समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को समुद्र समीर कहते हैं, तो सही है। समुद्र से चलेगा समुद्र समीर, स्थल से चलेगा स्थल समीर। रात्रि के समय स्थल के अधिक ठंडा हो जाने के कारण, कुछ गलत हो गया, स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा। रात्रि के समय स्थल के अधिक ठंडा हो जाने के कारण समुद्र की ओर जो स्थल से हवाएं चलती हैं उनको स्थल समीर कहते हैं, तो दोनों सही है। जैसा कि आपको पता है पानी धीरे धीरे गर्म या ठंडा होता है, तो दिन में क्या होगा, धीरे धीरे वो गर्म होगा इन कंपेयर टू जो स्थल है, तो स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा, वहां पर जो हवाएं होंगी गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। समुद्र की सतह के ऊपर ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आती हैं, तो समुद्र की सतह से दिन में स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। रात में क्या होता है कि जो स्थल होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, तो पानी उस समय उसका जो रिलेटिव टेम्परेचर है वो कम होगा, सॉरी अधिक होगा, और वहां पर गर्म हवाएं होंगी, तो ठंडी हवाएं उधर अधिक घनत्व होगा, उधर से इधर आएंगी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के समुद्री तट पर आने वाली गर्म हवा जो वहां के मौसम को सुहावना बना देती है, तो ये हरमट्टम हवा, इसको डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। डॉक्टर विंड जो समुद्र अफ्रीका का है, जो ये वाला पार्ट है, कुछ ऐसे अफ्रीका है, तो ये गिनी के खाड़ी के आसपास जो ये देश हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। तो जो हरमट्टम है ये जब अफ्रीका के रेगिस्तान से होते हुए आती है तो इसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, सूखी गर्म हवा होती है, तो यहाँ पर आकर ये ह्यूमिडिटी को कम कर देती है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं वो क्योर होने लगती हैं या लोगों को रिलीफ मिलता है, इसलिए इसको डॉक्टर विंड बोलते हैं।
ये जब आती है तो यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होती है। ये स्थानीय हवाएं दी गई हैं और उनको सुमेलित करना है कि कौन सी हवा कहाँ पर बहती है। तो सिरोको ये सहारा रेगिस्तान में बहने वाली हवा है। योमा ये जो जापान का क्षेत्र है वहाँ पर चलती है, गर्म और शुष्क हवा है। और टेम्पोरल ये मध्य अमेरिका में बहती है। सिमूम ये अरब के रेगिस्तान में बहती है। जो सिरोको है यही ब्लड जो आपका मध्य भूमध्य सागर है वहाँ से ये जल को ग्रहण करती है और रक्त वर्षा करती है। रक्त वर्षा मतलब ब्लड नहीं आता है, वो लाल कलर का पानी गिरता है, उसी को रक्त वर्षा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का सी, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा बी। निम्न में सही सुमेलित है। तो सीस्टन ये ईरान में बहती है, सामुन कुर्दिस्तान में बहती है। जो अगला है इसमें ब्लैक रोलर ये यूरोप में नहीं बल्कि अमेरिका में बहती है। तो पहला और दूसरा इसमें सुमेलित है। अगला प्रश्न है, ये कुछ हवाएं दी गई हैं, उनको सुमेलित करना है कि कौन कहाँ पर बहती है। तो ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड में, और आपकी जो मिस्ट्रल है ये भूमध्य सागर से होकर के चलती है स्पेन और फ्रांस में, और बोरा ये इटली में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी, दूसरे का सी, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये दो कथन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें असत्य कथन कौन सा है। जेट स्ट्रीम क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की पवनें हैं, तो ये सही है। जेट वायु धाराएं या जेट स्ट्रीम सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती है, तो दोनों कथन इसमें सही हैं। और पूछा गया है कि असत्य कथन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो पहला सत्य ना ही दूसरा। भारत में वर्षा के लिए उत्तरदायी पवनें हैं उपोष्ण पछुआ पवनें, तो सही है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो इसके कारण आता है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, तो जो मानसूनी वर्षा जो होती है वो इसके कारण होती है। लू, तो ये वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर प्रतिदिन क्विज होता है जिसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जीएस के भी पूछे जाते हैं। स्पेशली स्टेट पीसीएस को फोकस करके ये प्रश्न होते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में भी ये सारे प्रश्न आपको चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। आप चैनल को चेकआउट करिए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में और क्वेश्चन भी इंग्लिश में होंगे, और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।